नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 7 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रेस फ्रीडम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कार्बन फार्मिंग है। इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं पर भी सवाल पूछा जा सकता है। अब वो समय चला गया कि आपको केवल प्रेस फ्रीडम का रैंक पूछा जाएगा, आपसे उससे जुड़े हुए और भी तथ्य स्टेटमेंट बनाकर पूछे जा सकते हैं। इसलिए डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए हेडलाइन क्या है आज का। सबसे मुख्य हेडलाइन क्या है कि हमास एक्सेप्ट सीज फायर प्रपोजल बाय इजिप्ट और कतर। लेकिन इस सीज फायर प्रपोजल में इजराइल शामिल नहीं है। जिसके साथ सीज फायर करना है उसमें इजराइल शामिल नहीं है। इसमें इजिप्ट और कतर के द्वारा सुझाए गए जो डील हैं उस पर हमास ने साइन किया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि इसमें जो इजराइल से संबंधित चीज़ें हैं उसको बहुत ही कम जगह दिया गया है और जो इजराइल के शर्तें हैं उसको जगह नहीं दिया गया है। इजराइल ने इसके पश्चात से रफ़ाह शहर कहाँ पर है तो ये है आपका गजा पट्टी जो है उसके दक्षिणतम हिस्से में रफ़ाह शहर स्थित है। यहाँ पर पर्चे गिराए हैं और जिस तरह की प्लानिंग है इजराइल की कि रफ़ाह पर अटैक किया जाएगा। रफ़ाह में हमास के 2 से 3 बटालियन होने की उम्मीद की जा रही है इजराइल के द्वारा, जैसा इजराइल ने बताया है। तो वो वहाँ पर अटैक करेगा, उसके पश्चात से खूनी संघर्ष और भी बढ़ सकता है। तो ये तो हमास और इजराइल वॉर का अपडेट था, इसमें तो और कुछ है नहीं। हम लोग आज के मुख्य न्यूज़ पर चलते हैं जिसमें आपको प्रेस फ्रीडम से जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करना है, क्योंकि डिटेल में उस चीज़ पर द हिंदू में आज ही आर्टिकल आया है। उसको देखते हैं ज़रा और समझते हैं कि क्या है वो कारण और क्या उसका परिणाम निकलता है, किस प्रकार से भारत का लगातार प्रेस फ्रीडम रैंक गिर रहा है, उसकी चुनौती समाधान, कौन सी संस्थाएं हैं जो प्रेस से जुड़ी हुई फ्रीडम को भारत में सुरक्षित करने का काम करती हैं, आर्टिकल, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए द हिंदू में डिटेल आर्टिकल आया हुआ था जिसमें था कि इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम हैज़ रैपिडली डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर। आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2004 से लेकर और 2024 तक के कार्यकाल को दिखाया गया है, जिसमें हाईएस्ट आप देख सकते हैं कब है 2009-10 के आसपास में प्रेस फ्रीडम में हाईएस्ट पर थे हम। उस समय भी 100 के बाहर ही थे, 100 के अंडर नहीं आ पाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आस पड़ोस में जैसे नेपाल का रैंक 74 है, जो काफ़ी अच्छा रैंक है नेपाल का। उसके साथ साथ टॉप पर कौन है तो नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर साउथ अफ्रीका 38वें स्थान पर है साउथ अफ्रीका। नेपाल 74 पोजीशन पर है। भारत 159 पर आ गया है। 2023 में हम 161 रैंक पर थे। पिछले वीडियो मैंने केवल रैंकिंग बताई थी आपको, आज उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में 2024 में 2 अंकों का सुधार होकर 159 पर आ गया है। लेकिन इसको सुधार के साथ साथ वर्ल्ड का जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये संस्था जो है जो ये जारी करती है, उसने ये भी उसके साथ में टैग कर दिया था कि बाकी देशों की रैंकिंग ख़राब हो गई है, इसलिए भारत की स्थिति जो है वो इसमें सुधार हुआ है। भारत में कोई प्रेस फ्रीडम को लेकर बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं देखा गया है। इसी चीज़ को ज़रा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या ये कारण है कि हम इतना नीचे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन प्रेस फ्रीडम में हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे खड़े हैं। नेपाल की भी रैंकिंग हमसे ज़्यादा अच्छी है, पाकिस्तान की भी रैंकिंग हमसे ज़्यादा अच्छी है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक, लेकिन प्रेस फ्रीडम में लगातार गिरते जा रहे हैं। चीन का रैंक 172 है, लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। यूएई 160 है, रसिया 162 है, रूस का 162वां स्थान है। और आपको पता ही है कि ये सब देश जो है यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वाले जो देश हैं उनमें हमारी कंडीशन बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब स्थिति है। देखते हैं इसके कारणों को, देखते हैं और भी डिटेल में इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या है कि भारत का रैंक अभी बता ही दिया मैंने आपको, ये ध्यान में रखिएगा। ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट का ज्वाइन कर लीजिए 299 में यूट्यूब से, तो भी आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धांत है जो पत्रकार और मीडिया संगठन को सेंसरशिप या सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की अनुमति देता है। प्रेस की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य होता है कि सेंसरशिप और सरकारी हस्तक्षेप न हो, वही होता है प्रेस की स्वतंत्रता। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुख्य घटक है, एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। क्या प्रेस की स्वतंत्रता जुड़ा हुआ कोई डायरेक्ट आर्टिकल है हमारे संविधान में? डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) में दिया हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के तहत में प्रेस की फ्रीडम भी आती है।
प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल हैं। सेंसरशिप से स्वतंत्रता, यानी कि जो आप ब्रिटिशर्स का राज पढ़ते होंगे तो उसमें सेंसरशिप से जुड़े हुए अलग अलग कानून लाए जाते थे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, आप मुझे बता दीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, या कई सारे आपने एक्ट पढ़े हैं जिसको क्यों लाया जाता था, क्योंकि भाई सूचनाओं का आवाज़ जो आदान प्रदान है उसको रोका जा सके, है ना। तो उसी को सेंसरशिप कहा जाता है। पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को सरकार द्वारा अधिरोपित किसी सेंसरशिप के बिना समाचार, सूचना प्रकाशन या प्रसारण में सक्षम होना चाहिए। सूचना तक पहुंच होनी चाहिए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। ये क्या है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत में सुरक्षित अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसके तहत बहुत सारी सूचनाएं हमें मिलती है जिसका प्रेस उपयोग करता है, उसका एनालिसिस करता है, उसके आधार पर कुछ चीज़ों को जनता के समक्ष रखता है। संपादकीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। संपादकीय स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि समाचार रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हो, बाह्य हितों से प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि संपादक जो है वो कसीदे कर रहा है सरकार के पक्ष में। संपादकीय जो होता है वो विचारों की स्वतंत्रता को कई बार परिभाषित भी करता है। संपादकीय इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जो लेखक हैं, महोदय हैं, वो दुनिया के वर्ल्ड व्यू को एक क्रिटिकल एनालिसिस करके पेश करते हैं। भारत के वर्ल्ड व्यू को क्रिटिकल एनालिसिस करके पेश करते हैं। स्रोतों की सुरक्षा, पत्रकारों को अपने स्रोत की सुरक्षा करने में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी मामले को उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर्स और मुखबिरों को जोखिम या प्रतिशोध के भय के बिना सूचना के साथ आगे बढ़ के प्रोत्साहित किया। मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई व्यक्ति जिसने प्रेस को सूचना दी वो सुरक्षित होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसको कोई भय नहीं होना चाहिए। विसिल ब्लोअर क्या होता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर अलग अलग जो आपने कानून पढ़ा होगा भारत में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, तो विसिल ब्लोअर वो होता है जो अपने कंपनी के बारे में जो भी कुछ उसमें गड़बड़ी चल रही उस चीज़ को सबके सामने समक्ष रख देता है। इतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी पता चल जाएगा। या वो व्यक्ति या वो प्रथम व्यक्ति जिसने गलत तथ्यों की ओर पहली बार ध्यान आकर्षित करवाया, कई बार उसको भी कहा जाता है। ओके, अगला देखिए क्या है कि बहुलवाद और विविधता। एक स्वतंत्र प्रेस को विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और मतों को शामिल करना चाहिए जिससे समाज में खुली बहस, चर्चा की अनुमति मिले। जवाबदेही, मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों के कार्य व निर्णयों की जांच व रिपोर्टिंग करने के माध्यम से उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। इसीलिए सवाल पूछना आवश्यक होता है। सवाल पूछने की जगह पर जो पत्रकार होते हैं वो अगर ये बोलने लग जाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनका पक्ष कैसे नहीं लेंगे, तो ये गलत होता है, ये भ्रमित करना होता है। उनका काम है कि सरकार से सवाल पूछे। किसके सवाल? आपके और मेरे सवाल होते हैं। अगला देखिए क्या है, संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस पंक्ति को ध्यान में रखिएगा, यही स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछ लिया जाएगा। हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान आर्टिकल 19(1)(a) के तहत में सुरक्षित है। अभी मैंने आपको बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है ये। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के बिना किसी हस्तक्षेप के मत प्रकट करने या किसी भी मीडिया के माध्यम से सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचार की मांग करने, प्राप्त करने, प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। आपको लग रहा होगा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, 2021 के UPSC PT का सवाल क्वेश्चन उठाकर देखिए। उसमें क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन कौन सी चीज़ें मानवाधिकारों को जो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका हिस्सा है। भारत के मूल अधिकार में भी है वो, भारत के मूल कर्तव्य में भी है वो, भारत के प्रस्तावना में भी है क्या वो मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा, ये पूछा गया UPSC PT में। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी मानवाधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है उसका हिस्सा है। अब इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो NCERT उल्टाकर पढ़िएगा। NCERT में ही ये दिया हुआ है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, और यहाँ से PT में UPSC PT में सवाल पूछा गया है। 2021 का PT का सवाल उठाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, भारत प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति क्या है। भारत की प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति अभी मैंने बता दिया। वर्तमान में हम 159 रैंक पर हैं, पिछले साल 161 रैंक पर थे, उससे पहले तो और भी खराब स्थिति थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। यह इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2002 से हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, 2002 ईस्वी के बाद से
हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है। कौन कौन से 5 इसमें इंडिकेटर होते हैं? तो राजनीतिक संदर्भ होता है, विधिक ढांचा है कि नहीं, आर्थिक संदर्भ है कि नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है कि नहीं, और सुरक्षित है कि नहीं पत्रकार। वर्ष 2023 से भारत 100 में से 36.62 अंकों के साथ 180 की सूची में 161वें स्थान पर रखा गया। 2022 में 150वें पर थे। देखिए रैंकिंग अब हमारी 2022 में 150, 2023 में 161, 2024 में 159। डायरेक्ट 11 अंकों की गिरावट आई पिछले 2 से 3 सालों में। उसके बाद से 2 अंकों की सुधार आई है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। भूटान 90 था पिछले साल, श्रीलंका 135, पाकिस्तान 150, अफगानिस्तान 152, बांग्लादेश 153, अफगानिस्तान 152 था। इनसिक्योरिटी इंडिकेटर 172/180 में थे। ओनली चाइना, मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, यूक्रेन, म्यांमार बिलो इंडिया, ये जो हैं यही हमसे नीचे हैं, बाकी तो सब ऊपर थे। नेपाल की रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी। भारत के लिए प्रेस स्वतंत्रता का महत्व क्या है भाई? तो लोकतंत्र और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रेस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा महत्व होता है। सूचना का प्रसार सुनिश्चित करना, सत्ता पर अंकुश लगाना, सवालों के द्वारा अंकुश लगाना, सवाल पूछना जरूरी होता है। पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना, विविध विचारों को अवसर देना, सभी तरह के विचार, सभी तरह की संस्कृति उसको प्रेस में अवसर मिल सके। मूल अधिकारों का संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होती है। अगर भारत की प्रेस रैंकिंग गिरती है तो बाहर बैठे लोग भी इस रैंकिंग को पढ़ते हैं, कोई आप ही थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। लेकिन हम अगर आज ज़्यादा आत्ममुग्ध हो जाएंगे कि हम ही हम हैं, बाकी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो बाकी दुनिया के लोग भी इस चीज़ को पढ़ते हैं और फिर वो तो ये देखने नहीं आएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो तो इंडिकेटर देख के ही समझेंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी भारी नुकसान पहुंचता है। भारत प्रेस के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ओके, यह प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता के नैतिक मानकों की रक्षा करने, उसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी ये है जो इसकी स्वतंत्रता के लिए काम करती है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA एक स्वनियामक निकाय है जो भारत में निजी टेलीविज़न, न्यूज़, समसामयिक मामलों के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये टेलीविज़न समाचार चैनलों के आचार संहिता, मानकों का निर्माण, उनका प्रवर्तन भी करता है। ये जो संस्था है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, यह भारत के प्रमुख समाचार पत्रों, समाचार पत्रिकाओं के संपादकों का स्वैच्छिक संघ है। और जो बड़े बड़े एडिटर हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ है, पेपर हैं, उन सभी का एक स्वैच्छिक उन्होंने खुद से बनाया है। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने, पत्रकारों का अधिकार, जिम्मेदार संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधिक प्रणाली, भारत की विधिक प्रणाली न्यायपालिका सहित प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अभी ही उसने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया। क्यों? क्योंकि वो प्रेस को जो जानने का अधिकार है, लोगों का जो जानने का अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a) का ही उल्लंघन कर रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड, है ना। पत्रकारों की सुरक्षा करने, मीडिया संबंधित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। 1950 में रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आधारभूत है। किसने माना था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके अलावा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इस पूरे हिस्से को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेस तो पता ही है चर्चा में रहता है आजकल मीडिया के कारण। और अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कार्बन फार्मिंग से जुड़ा हुआ। कार्बन फार्मिंग को लेकर डिटेल में द हिंदू में ही बताया गया है। देखते हैं कि क्या होता है और किस प्रकार से ये आने वाले पीढ़ी के लिए और वर्तमान जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने का काम कर सकता है। तो कार्बन फार्मिंग के बारे में ये है तथ्य, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। वैसे मैं इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, आर्टिकल जैसा ही पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन फार्मिंग जो होता है ये 2 तरह की चीज़ों को कंबाइंड कर देता है। पहला चीज़ क्या है कि भाई इकोलॉजी, इकोसिस्टम को सुरक्षित किया जाए। और दूसरा क्या है कि जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है उसको भी इंक्रीज़ किया जाए, जिससे क्या हो, पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाए, एग्रीकल्चर का आउटपुट भी बढ़ जाए और क्या हो, ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कम हो जाए।
ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन भी कम हो जाए। कार्बन फार्मिंग कंबाइन दीज टू कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट रीस्टोर इकोसिस्टम हेल्थ वाइल इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम का हेल्थ जो है उसको भी रीस्टोर करे, उसको भी संभाल कर रखे और एग्रीकल्चर का आउटपुट जो है उसको भी इंक्रीज कर दे। यही जो तकनीक होती है कार्बन फार्मिंग कहलाती है। कार्बन फार्मिंग क्या होता है, सीधा सीधा स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बन फार्मिंग क्या है, किस प्रकार से ये जो हमारे पर्यावरण है उसको सुरक्षित कर सकता है और किसानों की आय को भी बढ़ा सकता है। ये मेंस का भी सवाल हो गया, पीटी का भी सवाल हो गया। सवाल फ्रेम कीजिए, खुद से लिखने की भी कोशिश कीजिए। देखिए और क्या है इसमें ये भी बताया गया इसके साथ में कि इसको एडॉप्ट करना बहुत ही आसान है, इस तकनीक को एडॉप्ट करना बहुत ही आसान है और ये देश के सभी एग्रो क्लाइमेट जोन जो हैं, अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन बना हुआ है देश में, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य, उत्तर पूर्व सारे जोन जो हैं वहाँ पर इसको आसानी से अपनाया जा सकता है। सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर सिक्योरिटी जैसे चैलेंज हैं, मृदा का अपरदन, मृदा का खराब होना या फिर वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट होना, जल की समस्या जो है, भौम जल का दोहन है, इन सभी समस्याओं को समान रूप से एड्रेस कर सकता है कार्बन फार्मिंग हमारा। इसीलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। भारत सहित दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप है, सभी जगहों पर कार्बन फार्मिंग तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इससे क्या हो, जो नुकसान होता है वो ना हो। और साथ ही जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो भारत का गंगा का मैदान है, सिंधु गंगा का मैदान है और दक्कन प्लेटू का इलाका है, जो दक्कन का पठार का इलाका है, ये काफ़ी ज़्यादा एडॉप्टेटिव होंगे इसके लिए, कार्बन फार्मिंग के लिए। हिमालयन रीजन में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जो आपका मैदान का और पठार का इलाका है भारत का, दक्कन का पठार पता है आपको, दक्कन का पठार कहाँ है, अगर भारत का बनाए तो ये पूरा दक्कन का पठार का इलाका है, तो ये भी इसको एडॉप्ट कर सकता है आसानी से। और सिंधु और गंगा का मैदान ये पूरा हो गया, जिसमें आप पंजाब से लेकर कहाँ तक आते हैं तो बंगाल तक जाते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों को बताया गया कि ये जो है कार्बन फार्मिंग को एडॉप्ट कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं इसको डिटेल में समझते हैं, इसके सारे इफ एंड कॉज को समझते हैं, हर क्षेत्र को समझते हैं, आयाम को डिस्कस करते हैं ताकि आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकें। ओके, देखिए कार्बन फार्मिंग क्या होता है। कार्बन फार्मिंग जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है, कृषि प्रबंधन की ऐसी प्रणाली है जो भूमि को अधिक कार्बन जमा करने, वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने में मदद करती है। इसमें वे अभ्यास भी शामिल हैं जो वातावरण से CO2 को हटाने, इन्हें पादप सामग्री या मृदा के कार्बनिक पदार्थ परिवर्तित करने की दर में सुधार लाने के लिए भी जाने जाते हैं। कार्बन फार्मिंग तब सफल मानी जाती है जब वर्धित भूमि प्रबंधन या संरक्षण प्रथाओं के परिणाम स्वरूप कार्बन लाभ की स्थिति कार्बन हानि से अधिक हो जाती है। कार्बन हानि से ज़्यादा जब कार्बन लाभ की स्थिति होने लग जाए, यानी कि कार्बन पॉजिटिव होने लग जाए कि भाई अब क्या हो गया है, कार्बन का एमिशन कम होने लग गया है, तो वो जो स्थिति होती है वो सही मानी जाती है। कृषि उत्सर्जन कितना होता है, जिसके कारण से हम कृषि में चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो कृषि से दरअसल में बहुत बड़े स्तर पर उत्सर्जन होता है। कृषि पृथ्वी के आधे से अधिक स्थलीय पृष्ठ को कवर करती है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 1/3 का योगदान देती है। सोचिए जरा, 33% का योगदान लगभग में कृषि से ही होता है। किस चीज़ के कारण से, किसमें, तो ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और इसके कारण से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बनती है। 2021 के आरंभ में भारत सरकार द्वारा UNFCCC को सौंपी गई तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश की कृषि क्षेत्र इसके कुल GHG उत्सर्जन 14% की हिस्सेदारी रखता है। भारत में अगर 100 किलो उत्सर्जन हो रहा है तो 14% जो 14 किलो उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसों का, वो कृषि क्षेत्र से हो रहा है। और कृषि क्षेत्र को तो आप कम भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग भी आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करने के तरीक़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर नए तरीक़ों से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, कृषि उत्सर्जन कम हो सकता है। भारत में कृषि उत्सर्जन मुख्य रूप से पशुधन से और नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग से प्रेरित होता है। जो आप यूरिया वगैरह का छिड़काव करते हैं खेत में, उससे प्रेरित होता है। और पशुधन, पशुओं के गोबर से, उनके मुख से बहुत भारी मात्रा में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। इसमें से वर्ष 2016 के दौरान चावल की खेती से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 322 मिलियन टन रहा। CO2 के समतुल्य था, जो वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि यह वर्ष 18-19 के दौरान 72.329 मिलियन टन CO2 समतुल्य के स्तर तक पहुंच गया होगा, ऐसा मानना था। पुनर्योजी कृषि पद्धतियों जो भारत में है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के और आगे बढ़ने से इसे कम किया जा सकता है। और इसी ही रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है एक कार्बन फार्मिंग के तहत में काफ़ी बड़े स्तर पर आता है और इसीलिए इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, इसको अपनाने की बात की जा रही है पूरे दुनिया भर में, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। देखिएगा इस टॉपिक को,
बहुत सारे दुनिया भर के देश हैं जो इसको अपना रहे हैं। कार्बन फार्मिंग के व्यवहारिक विकल्प क्यों होता है? जलवायु का अनुकूल होता है। कार्बन फार्मिंग एक साहसिक नए कृषि व्यवसाय मॉडल का वादा करती है जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकती है, नए रोजगार अवसरों को भी सृजित कर सकती है। संक्षेप में एक जलवायु समाधान है। यह आय सृजन के अवसरों में वृद्धि करती है, बृहद आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा जाल भी सुनिश्चित करती है, भोजन के साथ साथ पर्यावरण, अभी मैंने आपको समझाया था कि इकोलॉजी के हेल्थ को भी सुरक्षित करती है, और साथ ही साथ में कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर आउटपुट इसको भी बढ़ाती है। ये कार्बन कैप्चर को इष्टतम करना, या कार्बन कैप्चर को इष्टतम करने के लिए एक समग्र कृषि दृष्टिकोण है जो उन अभ्यासों का अनुपालन करती है जो वातावरण CO2 को हटाने, इन्हें पादप सामग्री और मृदा के कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने की दर में सुधार करने के लिए जाने जाता है। अब ये क्या लाइन है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ने का क्या मतलब बनता है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप एक पेड़ को काटते हैं, पेड़ को जलाते हैं तो क्या होता है? पेड़ तो जलता ही है, यानी कि अभी तक जो ये पेड़ CO2 लेकर O2 दे रहा था उसका नुकसान तो हुआ ही, साथ में इस पेड़ ने आज तक जितना कार्बन इकट्ठा करके रखा हुआ था उस कार्बन को भी आपने इमिशन कर दिया कहाँ पर? पर्यावरण में। तब एक और तकनीक है कि काफ़ी बड़े स्तर पर पेड़ लगाया जाए जिससे जो पर्यावरण में कार्बन है वो फिर से किस में आ जाएं? पेड़ पौधों के रूप में संरक्षित होकर आ जाएं, और वो क्या हो पेड़, फिर वो पर्यावरण से कम कर सकें, CO2 को लेकर O2 को दे सकें। यही तो है, यही तो लिखा हुआ है अटपटे से शब्दों में, यही लिखा हुआ है वहाँ पर। कार्बन फार्मिंग हमारे किसानों को उनकी कृषि प्रक्रियाओं में पुनर्योजी यानी कि रीजेनरेटिव अभ्यासों का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जहां अपने ध्यान पैदावार में सुधार लाने से कार्यशील पारिस्थितिक तंत्र कार्बन की जब्ती, जिन्हें फिर कार्बन बाजारों में बेचा जा सकता है, की ओर मोड़ सकते हैं। कार्बन कैप्चरिंग तकनीक जैसी चीज़ों को भी अपना सकते हैं हमारे किसान जो हैं, जिससे क्या होगा? 2 गुना लाभ होगा। इकोलॉजी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा, इकोसिस्टम का हेल्थ भी सुधरेगा, और साथ में एग्रीकल्चर में भी आउटपुट को बढ़ाया जा सकेगा, मृदा को संरक्षित किया जा सकेगा, और रीजेनरेटिव है यानी कि जल का भी सदुपयोग किया जा सकता है जल का। तो जल भी सुरक्षित हो गया, मृदा भी सुरक्षित हो गया, इकोलॉजी का हेल्थ भी सुधर गया, कृषि का एग्रीकल्चर का आउटपुट भी बढ़ गया। इतना सारा कुछ अगर एक चीज़ से हो रहा है तो क्यों ना उसको अपनाया जाए, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना होता है। बोलना आसान है। किसानों के लिए अनुकूल होगा, यह न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाता है बल्कि हाशिए पर स्थित किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट से प्राप्त वर्धित द्वितीय आय के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता, जैविक और रसायन मुक्त खाद्य परिणाम भी दे सकता है, जो आपको ऑर्गेनिक चीज़ें भी खिला सकते हैं। कार्बन बाजार का विकास होगा इससे दुनिया भर में, और इससे क्या होगा? इससे कार्बन बाजार का विकास होगा, पैसे कमाएंगे लोग, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। कितनी बार एक ही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बन फार्मिंग के महत्व के बारे में विश्व कितना जागरूक है? पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में शुरू की गई 4 पर 100,000 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पहल ने दिखाया कि दुनिया भर में मृदा कार्बन से मात्र 4% वार्षिक वृद्धि करने से जीवाश्म ईंधन से होने वाले CO2 उत्सर्जन में उस वर्ष की नई वृद्धि की भरपाई हो सकती है। अब ये जो पहल का नाम है, यही पहल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था, 4 पर 1000। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मृदा में जो कार्बन है उसमें हम 4% की वृद्धि करते जाएँ तो जो हमारे जो पर्यावरण में कार्बन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो वार्षिक रूप से हम कार्बन का इमिशन वगैरह करते हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, बाकी स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि दुनिया भर में मृदा कार्बन में मात्र 4% वार्षिक वृद्धि करने से जीवाश्म ईंधन से होने वाले, पेट्रोल डीजल के जलने से होने वाले CO2 उत्सर्जन उस वर्ष की नई वृद्धि की भरपाई हो सकती है। जैसे इस वर्ष मान लीजिए 2024 में पर्यावरण में 101 किलो कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर हमने 4% करके क्या कर दिया, मृदा कार्बन बदलना शुरू कर दिया, तो ये जो मान लीजिए अगले साल इसको 105 होना था तो 105 नहीं होगा, ये 101 पर ही रुक जाएगा। यानी कि बैलेंस बनाने के लिए पहले रोकना ज़रूरी है, तो रोक तो लेंगे ही हम। और ये पहल की चर्चा कब की गई थी? इसकी चर्चा की गई थी 2015 में पेरिस सम्मेलन में इस पहल की चर्चा की गई थी। राजनीतिक एजेंडा और जलवायु घोषणा के दृष्टिकोण से भी कार्बन फार्मिंग को पसंद किया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की अपनी योजना के तहत किसानों के लिए कार्बन बैंक शुरू करने की योजना भी बना रही है। इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझिएगा, दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट
पीटी और मेंस दोनों के लिए कितने बड़े बड़े फैक्ट दिखाए हैं आपको, ध्यान रखिएगा। अगले पर चलते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है कि सुनीता विलियम्स का तो नाम आपने सुना होगा। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं जो स्पेस में जिन्होंने काफ़ी दिन तक बिताए थे और वर्तमान में वो फिर से जा रही हैं स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रही हैं। और वो किसकी कंपनी है ये, तो बोइंग कंपनी, आपने सुना होगा। बोइंग कंपनी जो जहाज़ बनाती है, हवाई जहाज़ बनाती है, कॉमर्शियल प्लेन बनाती है, उसी कंपनी का बनाया हुआ एक स्पेस क्राफ्ट है जिसमें ये लोग स्पेस स्टेशन जाएंगे। देखिए दरअसल में है क्या कि नासा ने 2011 में अपना जो स्पेस शटल का उसका पूरा फ्लीट था उसको रिटायर कर दिया था और बोला था कि अब हम स्पेस शटल वाला काम हम नहीं करेंगे। और जो अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं उनको बोला था कि अब आप आइए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी अगर एस्ट्रोनॉट को भेजना है या कोई कार्गो भेजना है, जैसे उनके लिए भोजन या मशीन वगैरह भेजना है, तो उन सब का काम अब प्राइवेट कंपनियों को करना चाहिए। बात ध्यान से सुन लीजिएगा। 2011 में नासा ने इसी डिसीजन लिया था। 2020 में स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी। स्पेस एक्स का नाम सुना हो, एलन मस्क का। और जिसने क्या किया, जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम शुरू किया। तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना हो या फिर कार्गो भेजना हो, इन सभी का काम शुरू किया। दूसरी कंपनी थी बोइंग, जिसने इस चैलेंज को उठाया था कि मैं भी ये काम करूँगा। अब बोइंग कंपनी 2015 में ही भेजना चाह रही थी, फिर 2019 के लिए पोस्टपोन किया उसने, फिर और ख़राबी आ गई तो अब जाके 2024 ईस्वी में भेजा जा रहा है, जिसका नाम क्या है, स्टार लाइनर उसका नाम है। और उसको नासा के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। और उस लॉन्च के बाद बोइंग कंपनी दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी जो स्पेस शटल का उपयोग करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लोगों को भेजने का काम कर रही है। इसमें सुनीता विलियम्स जी का भी नाम है जो जा रहे हैं और क्रू मेंबर में ये शामिल हैं और दूसरी बड़ी कंपनी हो गई। तो इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नासा क्रू ट्रांसपोर्ट और के लिए दूसरी कंपनी होगी बोइंग के पश्चात। बोइंग दूसरी होगी किसके पश्चात, उन स्पेस एक्स के पश्चात में। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं सुनीता विलियम्स जी वो किस कंपनी के द्वारा भेजे गए स्पेस क्राफ्ट में गई हैं, तो वो बोइंग कंपनी की बनी हुई है। दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स के पश्चात ही। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है ये आपके पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अपने कोची में केरल के कोची में एक बैठक संपन्न हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके बारे में सीधा आपके पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ATCM की बैठक कहाँ पर संपन्न किया गया है। देखिए क्या है, भारत 2024 में 46वीं ATCM और 26वीं CP की बैठक की मेज़बानी करेगा। भारत केरल के कोची में 20 से 30 मई 2024 तक, कब से 20 से 30 मई 2024 तक कोची में केरल राज्य कोची में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR के माध्यम से 46वीं अटलांटिक संधि परामर्शदात्री बैठक 46वीं अटलांटिक ट्रीटी परामर्शदात्री बैठक जो है और पर्यावरण संरक्षण समिति CP26 की बैठक की मेज़बानी के लिए तैयार है। कहाँ पर ये बैठक किया जा रहा है, तो केरल के कोची में ये बैठक संपन्न किया जाएगा 20 से 30 मई के बीच में। 46वीं बैठक है ये। यह अंटार्कटिका क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सहयोग पर वैश्विक बातचीत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंटार्कटिका चीज़ों को लेकर जो बातचीत होगी उसको लेकर दिखाता है कि भाई भारत प्रतिबद्ध है, तभी अपने यहाँ पर बैठक को आयोजित कर रहा है। अटलांटिक संधि परामर्शदात्री बैठक क्या है, ATCM अंटार्कटिक संधि के मुख्य 12 देशों तथा अनुसंधान के माध्यम से अंटार्कटिका में रुचि दिखाने वाले अन्य देशों की एक वार्षिक बैठक है जो वार्षिक स्तर पर बैठक करते हैं। और उसी का 46वां बैठक जो है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि कब हस्ताक्षरित हुआ था, 1959 में अंटार्कटिक संधि पर साइन किया गया था। अंटार्कटिका को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र घोषित किया गया है। सैन्य पर्पस के लिए इसको उपयोग नहीं किया जा सकता है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका जो है कहाँ पर है, ये उत्तर है कि दक्षिण है, उत्तर है आर्कटिक, नीचे है अंटार्कटिक। तो जो दक्षिणी पोल है, नीचे अंटार्कटिक का भाग है, उसको सैन्य के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। केवल शांति से जुड़ी हुई चीज़ें, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, रिसर्च, इन्हीं सब चीज़ों के लिए उपयोग किया जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में इस संधि को व्यापक समर्थन मिला है। वर्तमान में 56 देश इसमें सम्मिलित हैं। भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिका संधि का सलाहकार पक्ष के समर्थन में रहा है। 2022 से भारत ने अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुए अंटार्कटिक अधिनियम को लागू भी किया था। वर्ष 1961 से 1994
तक ATCM के सामान्यतः प्रत्येक 2 वर्ष में एक बैठक होती थी। 1994 के प्रसार से वार्षिक बैठक इसका आयोजित होने लग गया। पहले इसका 2 वर्ष में एक बैठक होता था, अब हर वर्ष आयोजित होता है। 46वां ATCM का एजेंडा क्या है? इसमें अंटार्कटिका और उसके संसाधनों का अस्थायी प्रबंधन के लिए राजनीतिक योजनाएं, नीतियां, पॉलिसी, विधिक, जैव विविधता की खोज, निरीक्षण, सूचना डेटा का आदान प्रदान, अनुसंधान, सहयोग, क्षमता निर्माण व सहयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना, पर्यटन ढांचे का विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। और यही सब काम ATCM के 46वें बैठक में किया जाएगा। बातचीत की जाएगी, इसमें कुछ समझौता पर पहुंचा जाएगा। ATCM में भारत की भागीदारी। भारत एक सलाहकार पक्ष के रूप में अन्य सलाहकारी पक्षों के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन स्थापना 1983 में इसका पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री को स्थापित किया गया था। इससे पहले भी मैंने आपको ये समझाया था। मैत्री 1989, भारती 2012 भारत द्वारा अंटार्कटिका में संचालित 2 वर्षीय अनुसंधान स्टेशन के नाम हैं। कौन कौन सा? तो दक्षिणी गंगोत्री। एटलस अगर आपके रूम में चिपका हुआ होगा तो उस पर दिखा हुआ रहता है। अटलांटिक के देखिए उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में आपको दक्षिणी गंगोत्री दिख जाएगा और बाकी जो हैं वो पूर्वी भाग में स्थित हैं। अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अभियान 1981 से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते रहे हैं और हर वर्ष ही जाते हैं। अब दूसरा जो बैठक होने वाला है वह पर्यावरण संरक्षण समिति का। अब ये क्या बोला है भाई? तो CP की स्थापना 1991 में अंटार्कटिका संधि मैड्रिड प्रोटोकॉल के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत में किया गया था। CP की स्थापना 1991 में अंटार्कटिका संधि के मैड्रिड प्रोटोकॉल से संबंधित चीज़ों के मैड्रिड प्रोटोकॉल के द्वारा किया गया था। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो अंटार्कटिका संधि से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार BPSC PT में इसी तरह का जहाज़ों से जुड़े हुए संधि से एक सवाल पूछा गया था। CP अंटार्कटिका में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण पर ATCM को सलाह देता है। अंटार्कटिका के सुभेद्य परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चल रहे प्रयासों में ATCM तथा CP दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अंटार्कटिका संधि प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष आहूत की जाने वाली ये बैठक अंटार्कटिका के महत्वपूर्ण पर्यावरण, वैज्ञानिक शासन, हर चीज़ पर बातचीत करती है। पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों पर बात करेगी। सीधी सी बात है। ये बैठक 26वीं जो बैठक हो रही है अभी भारत में, उसका एजेंडा क्या होगा? पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ का एजेंडा क्या हो सकता है? किन चीज़ों पर बात करेंगे वो ज़रा सोचिएगा। क्या है? तो अंटार्कटिका पर्यावरण का मूल्यांकन करने का प्रयास कि भाई अंटार्कटिक जो है उस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण परिवर्तन का, टेम्परेचर बढ़ने का, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा, रिपोर्टिंग किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन का जवाब देना, सामुद्रिक स्थानिक संरक्षण सहित क्षेत्र संरक्षण प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना। मतलब अंटार्कटिका जो रीजन है उसके पर्यावरण से जुड़े हुए हर चैलेंज को इसमें एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। बात खत्म हो गया। यही तो एजेंडा होगा ना। 26वीं बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है? या जो क्लाइमेट से जुड़े हुए जो बॉडी है उसका काम क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण समिति जो इसका काम ही यही होगा कि भाई पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करें। किसके पर्यावरण के लिए बनाया गया? तो अंटार्कटिका के लिए बनाया गया। कब बनाया गया? 1991 में बनाया गया, मैड्रिड प्रोटोकॉल के द्वारा बनाया गया। बात खत्म हो गया इस टॉपिक। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ PT फैक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए कौन सा न्यूज़ PT से जुड़ा हुआ फैक्ट है। ध्यान रखिएगा कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका यूरोप यात्रा हुआ है 5 वर्षों के पश्चात। और जो यूरोप और चीन के बीच में एक टेंशन भी चल रहा था ट्रेड को लेकर। किस चीज़ को लेकर? ट्रेड को लेकर। और चूंकि अमेरिका और चीन का टेंशन है इसलिए यूरोप और चीन का भी टेंशन हो जाता है। पश्चिमी देश जो हैं वो चीन के प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। तो हमें जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो पेरिस में थे। वहाँ पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं उनसे भी मुलाकात की। यूरोपियन यूनियन के और सहित यूरोप के देशों ने उनसे आग्रह भी किया है कि आप रूस पर जो आपका प्रभाव है उसका उपयोग करके और रूस और यूक्रेन वॉर को आप रुकवा सकते हैं। मतलब रुकवाने का तात्पर्य ये है कि उस वॉर की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, किसी समझौते पर पहुँच सकते हैं, दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ मोर बैलेंस किस चीज़ में भाई? तो ट्रेड को लेकर बैलेंस बनाने की बातचीत की जा रही थी। कई बार BPSC ने जैसे पिछली बार पूछा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, यही पूछा था BPSC ने PT में। तो हाल ही में इनकी यात्रा यूरोप की हुई है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज इतने ही न्यूज़ हैं। अगले वीडियो में इसके और भी न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कम ही न्यूज़ होते हैं लेकिन उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि उसमें से अगर सवाल आते हैं तो नहीं छूटे आपका सवाल। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।